नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवरिश एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और स्टैटिक जीके काफी इंपॉर्टेंट जो हर एक एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं उसकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास के अंदर आपका सबसे पहला क्वेश्चन, अलमाटी बांध जो वो किस नदी पर है, तो अलमाटी बांध पूछा गया है। इसके साथ ही अगर कोई पीछे की क्लास ही रहती है तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। और साथ ही सीटी की तैयारी करने वालों के लिए अपनी ऐप आ चुकी है जिसका नाम है अवर्स एजुकेशन। सेम इसी नाम से अपनी ऐप है जिस नाम से चैनल है। और इस ऐप के ऊपर आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं जिसके अंदर बिल्कुल एनटीए जो पैटर्न देगा उस अकॉर्डिंग आपके टेस्ट जो वो तैयार किए गए और हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल से सॉल्यूशन है, बिल्कुल अपडेटेड डाटा आपके साथ रहेगा और बिल्कुल अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। आप जाकर जरूर देख सकते हैं, एक बार विजिट जरूर के प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। साथ ही वहां पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की गई है, पॉलिटी की, साइंस की और हरियाणा जीके की हैंड रिटन नोट्स। देखिए क्वेश्चन, अलमाटी बांध जो किस नदी पर है, तो अलमाटी बांध आप करेगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। कृष्णा नदी का आपके बारे में पूछे तो कृष्णा नदी का अलग क्या नाम मिलेगा आपको, किस्तना नदी। किस्तना नदी भी आपको दिया मिल सकता है। कृष्णा नदी कहां से निकलती है, ये महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहां पे पड़ेगा, तो महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र के अंदर है और महाराष्ट्र में भी सतारा, महाबलेश्वर कहां पे, सतारा महाराष्ट्र के अंदर। सतारा नाम सुनते ही आपके माइंड में एक चीज क्लिक की होगी कि सतारा हमने पढ़ा है। कहां पे पढ़ा है, एक नीति जो चलाई गई थी जिसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या जिसको हम बोलते हैं हड़प की नीति जिसको बोला जाता है। किसके द्वारा चलाई गई, डलहौजी के द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग जो भी साम्राज्य जो उसका अगर खुद का कोई बेटा ना हुआ हो तो उस साम्राज्य को अंग्रेज अपने अधीन कर लिया करते थे। ये हड़प की नीति जो थी, इसके तहत सबसे पहले किसको हड़पा गया था, इसके तहत सबसे पहले इसी सतारा को हड़पा गया था। ये भी आप ध्यान रखना। तो महाबलेश्वर जो आपका इसका हो जाएगा उद्गम स्थल, और जो आपका मेन सोर्स आपका महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, और इसके ऊपर कौन सा डैम है, अलमाटी डैम है। हमने इसको याद किया था कैसे, कृष्णा नदी के ऊपर जैसे कृष्ण जी जो है वो क्या खाते थे, छोटे होते थे तो वो माटी खाते थे, इसलिए कृष्णा पे अलमाटी बांध आपका हो जाएगा। इसके साथ ही नागार्जुन बांध आपसे पूछेगा। तो जब कृष्ण जी छोटे थे तो वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, यानी कि वो नंगे रहते थे, इसी अकॉर्डिंग आप ये भी याद रख सकते हैं नागार्जुन बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। ये नॉर्मली ट्रिक है याद करने के लिए, बाकी आप अपनी खुद की भी बनाकर इसको याद रख सकते हैं। आपसे पूछेगा तुंगभद्रा बांध किस नदी पर है, तो तुंगभद्रा बांध किस नदी पर है, ये भी कृष्णा नदी पर है। और इसके साथ ही आप ये भी याद रखोगे कि तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो कृष्णा नदी की ही सहायक नदी हो जाएगी तुंगभद्रा नदी। तो ये 2-3 डैम इंपोर्टेंट थे। इसके साथ ही भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी सबसे लंबी। इसके बाद दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, और तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, कृष्णा नदी। यानी कि तीसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी कृष्णा नदी। और गंगा नदी, गोदावरी को क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भारत में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो आप सभी को पता है भारत में कब शुरू किया गया, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1959 को कहां से, बगदरी गांव से। और ये बगदरी गांव कहां पे, नागौर जिले के अंदर, और ये नागौर जिला कहां पर, राजस्थान के अंदर। तो यहां से सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज शुरू किया गया। कौन सी प्रणाली शुरू की गई, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई, जो कि कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई। बलवंत राय मेहता के द्वारा दी गई त्रिस्तरीय प्रणाली जो है उसको शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर। अब 2 अक्टूबर इसकी तारीख क्यों चुनी गई, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे उनका सपना था कि अगर देश को विकसित होना है उससे पहले एक छोटी सी इकाई को, यानी किसी बड़े लेवल पे अगर सुधार करना है तो उसके लिए सबसे छोटी इकाई से हमें शुरू करना पड़ेगा। और देश की सबसे छोटी इकाई हम बोल सकते हैं गांव को। तो गांव को विकास अगर हम करेंगे तो उस अकॉर्डिंग देश का विकास हमारा हो सकता है, डायरेक्ट देश का विकास नहीं कर सकते। तो इसीलिए 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी की जयंती पर जो पंचायती राज प्रणाली जो इसको सर्वप्रथम शुरू किया गया था, कहां से, राजस्थान के बगदरी गांव से। तो ये हो गया। इसके बाद 2 के बाद 11 अक्टूबर को 1959 को कहां पे शुरुआत की गई, आंध्र प्रदेश के अंदर। यानी 2 अक्टूबर को राजस्थान के अंदर, 11 को आंध्र प्रदेश के अंदर पंचायती राज को शुरू किया गया। अब इससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब आया था, 1993 के अंदर। किससे जुड़ा हुआ है, पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। और इसके तहत 24 अप्रैल 1993 को
किसकी जो आपकी स्थापना की गई, पंचायती राज को लागू किया गया, पंचायती राज। और इसके तहत ही आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 24 अप्रैल को कौन सा दिन मनाते हैं? पंचायती राज दिवस आपका मनाया जाता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था, इसके अकॉर्डिंग कौन सी अनुसूची जो वो आपकी जारी की गई? 11वीं अनुसूची के अंदर किसका प्रावधान दिया गया? तो वो दिया गया पंचायती राज का, पंचायती राज का। तो 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई और उसके अकॉर्डिंग 11वीं अनुसूची में किसका? पंचायती राज का वर्णन है। और इसके अकॉर्डिंग इसमें टोटल कितने विषय है? देखिए, जैसे पंचायत जो वो कौन कौन से काम करेगी? गांव के अंदर आपके मार्केट बनानी है, जो कह सकते हैं पंचायती मार्केट जो होती है उसके अंदर वो मार्केट बनाना, गांव की रोड बनाने का काम, पानी मुहैया कराना, साफ सुथरा पानी घर घर तक पहुंचाना। तो इन सभी को मिलाकर टोटल लगभग आपके 29 विषय जो है उस पर काम करती है आपकी पंचायत। तो इसीलिए आपसे ये पूछता है 11वीं अनुसूची के अंदर कितने विषयों का वर्णन है? टोटल 29 विषयों के बारे में दिया गया है। किसके अंदर? 11वीं अनुसूची के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा बना? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के अंदर जो वो शुरू की गई सबसे पहले, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे सिर्फ ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया। वैसे आपसे ये पूछेगा सबसे छोटा कौन सा है? गोवा सबसे छोटा है। इसके बाद कौन सा आता है? सिक्किम आता है। गोवा, सिक्किम और इसके बाद त्रिपुरा। तो ये 3 सबसे छोटे आपके राज्य हो जाएंगे भारत के अंदर। लेकिन इसने क्या किया? इसने ऑप्शन ही अलग दे दिए हमें, इसका तो जिक्र ही नहीं किया। तो हमें बताना है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु, इनमें सबसे छोटा जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा आप सभी को पता है कौन सा? राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद आपका कौन सा? गुजरात। गुजरात ये आ गया। अब गुजरात के बाद छोटा आपका कौन सा? कर्नाटक। गुजरात से छोटा कर्नाटक, कर्नाटक से छोटा कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से छोटा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और फिर आता है तमिलनाडु। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? तमिलनाडु। तो बस आप मेन ऊपर के 5-6 याद रख लेना, उसके अकॉर्डिंग उतने में ही आ जाएगा, ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो वो राइट आंसर तमिलनाडु। निम्न में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जिनको जाना जाता है? तो किसको बोलते हैं? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाते हैं दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर डी। दादा भाई नौरोजी को और क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। एम्बेसडर ऑफ इंडिया बोला जाता है किसको? दादा भाई नौरोजी को। एक तो इनको भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन यानी बूढ़े व्यक्ति के तौर पर, और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अब दादा भाई नौरोजी से जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन बनते, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? देखो, दादा भाई नौरोजी से जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहली बात, इन्होंने एक बुक का प्रकाशन किया था। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। और इसके साथ ही भारत के अंदर सबसे पहले पर कैपिटा इनकम, या आप ये बोल सकते हो कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे पहले किसके द्वारा दी गई? तो वो दी गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत के अंदर उस समय दी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना इन्होंने की थी। तो ये हो गया। इसके अलावा कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, कांग्रेस की स्थापना आप सभी को पता है 1885 में हुई। उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1886 के अंदर, कहां पर हुआ? कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। और इस कलकत्ता के अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी? तो वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। यानी कि दूसरा कलकत्ता का अधिवेशन, उसके अंदर दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की। टोटल 3 बार इन्होंने कांग्रेस के सेशन जो है उसके अंदर अध्यक्षता की, 1886, 1893 और 1906 के अंदर। ये 3 अधिवेशन के अंदर इन्होंने अध्यक्षता जो है वो की थी। तो दादा भाई नौरोजी को बोला गया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला गया? लोकमान्य के नाम से बोला गया। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो यही जो सेकंड नंबर पे इधर दिख रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये क्या थे? तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु के नाम से जाने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य के अंदर है? तो दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस जिले में है? तो यह है कर्नाटक जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक जिले के अंदर। कर्नाटक जो इसकी स्थापना कब होती है? तो राज्य पुनर्गठन जो आयोग जो आया था उसके अकॉर्डिंग 1 नवंबर 1956 को, हरियाणा के एग्जैक्ट 10 साल पहले की बात है, कर्नाटक की स्थापना की जाती है। इसकी आपकी राजधानी कैपिटल कौन सी है? तो जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से जिसको जाना जाता है बेंगलुरु। बेंगलोर जो है वो आपकी हो जाएगी बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी। इसके अंदर कौन सा है? दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य। और कौन कौन से इसके अंदर? एक आपका बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल
नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क कहां पर है? ये सारे के सारे कर्नाटक में रहेंगे। इसके अलावा असम के अंदर देखो, असम जो दिया गया ना, असम के अंदर कौन सा है? एक तो आपका काजीरंगा, जो कि किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा मानस कहां पर है? मानस, ये भी असम के अंदर है। और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम के अंदर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंपॉर्टेंट कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो कि 17 व्यक्ति प्रति व्यक्ति है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विभाजन के समय मेव मुसलमानों को किस राजनेता ने पाकिस्तान नहीं जाने का आग्रह किया था? तो जो भारत का विभाजन हुआ था उस समय जितने भी मुस्लिम व्यक्ति थे वो सारे के सारे पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। उस समय किसने मना किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा उनको मना किया गया कि आप यहां पर भारत के अंदर सुरक्षित है, आप यहां पर रह सकते हैं। तो पाकिस्तान नहीं जाने का आग्रह किया था महात्मा गांधी के द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको क्या बोलते हैं? इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिनको 1987 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, बुलियन बाजार का संदर्भ निम्न में से किससे है? बुलियन बाजार का मतलब है सराफा बाजार। तो सराफा बाजार जो है उसके अंदर किसका संबंध हो जाएगा? तो सोने और चांदी के भाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति चुने गए, कौन से नंबर के चुने गए? तो भारत के अभी वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। और ये कब चुने गए? सबसे पहले देखो इनके बारे में बात करते हैं। इनका संबंध कहां से? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से आने वाले जो राष्ट्रपति बने वो पहले व्यक्ति बने थे, यानी उत्तर प्रदेश से के व्यक्ति जो कि पहले राष्ट्रपति बने थे, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति रामनाथ कोविंद बने। और इसके साथ ही इनको कब राष्ट्रपति बनाया गया? कब बनाया गया? 25 जुलाई 2017 को, 25 जुलाई 2017। तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति जो है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति की एज कितनी होती है? 35 वर्ष एज होती है। राष्ट्रपति, तीनों सेना जो आपकी होती है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को बोला जाता है। तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। तो अभी अगर आप देखोगे 17 में इनको चुना गया, 25 जुलाई 2017, 25 जुलाई 2022 को इनको 5 साल होंगे। और अगले महीने आपको नए राष्ट्रपति यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि होंगे 15वें नंबर के। इसका मतलब अभी वर्तमान में 14वें नंबर के आपके राष्ट्रपति है जो कि रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो इनका चुनाव होना है अगले महीने। और चुनाव होना है, इसके लिए चुनाव से जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल सबसे पहले 52 के अंदर तो दिया गया राष्ट्रपति का प्रावधान कि हर एक, यानी भारत के अंदर एक राष्ट्रपति जो है वो होगा। चुनाव दिया गया, चुनाव प्रणाली आपकी कौन सी के अंदर है? आर्टिकल 55 के अंदर है। आर्टिकल 55 में दिया गया इलेक्शन के बारे में, निर्वाचन के बारे में। और राष्ट्रपति का चुनाव किसके तहत, कौन सी प्रणाली होती है? उसको हम बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये पद्धति जो है वो होती है जिसके तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये पद्धति थोड़ी अलग टाइप की होती है, वैसे नहीं होती जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं। तो इसमें देखिए आर्टिकल 55 के अंदर दिया गया चुनाव से जुड़ा। अब चुनाव होने इसलिए एंटी इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल के तहत होता है। और 55-56 के अंदर दिया गया कार्यकाल कि कितने साल के लिए रहेगा? 5 साल के लिए राष्ट्रपति जो अपने पद पर रहेगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। भारत के अभी वर्तमान के अंदर प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है? कमेंट करके बताना। क्वेश्चन आपके लिए, हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की स्थापना किस वर्ष की गई? पतंजलि योगपीठ की स्थापना किसके द्वारा? तो योग गुरु रामदेव के द्वारा की गई। और किसके साथ मिलकर की? आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर इसकी जो है वो स्थापना की, आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर। पतंजलि योगपीठ जो है इसके कुलपति कौन है? कुलपति खुद रामदेव है, खुद रामदेव है। रामदेव जिनका जन्म कहां पर हुआ? हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर। कौन सा गांव? अली सैयदपुर गांव जो है, अली सैयदपुर गांव। और जहां पे इनका नाम क्या बचपन का? रामकिशन, रामकिशन बचपन का नाम है। और महेंद्रगढ़ से संबंध है। पतंजलि योगपीठ की स्थापना की थी 2006 के अंदर आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। योग जो है उसको फैलाने वाले कौन थे? रामदेव ही थे। और इसके साथ ही 21 जून को अभी आपका योगा डे आने वाला है। और 21 जून अभी आने वाला है इसी मंथ के अंदर 11 दिन के बाद। तो 21 जून को योगा डे आपका आएगा। और इसके साथ ही
सबसे पहली बार कब मनाया गया? 2015 के अंदर योगा डे मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन आपका जो वो होता है कौन सा? 21 जून को। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि गो संरक्षण के लिए कठोर कानून किस वर्ष बनाया गया? गो संरक्षण के लिए जो कठोर कानून बनाया गया था 2015 का जो एक्ट था 2015 में आपका बनाया गया। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। गाय जो है उसके मांस को, उसकी चर्बी को क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं। बस ये ध्यान ही रख लेना इसको। इसके बाद नेक्स्ट देखो, पहला गोलमेज सम्मेलन जो ये आपका किस वर्ष हुआ? तो गोलमेज सम्मेलन का मतलब आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई थी? टोटल 3 हुई थी। तो 3 के अंदर सबसे पहले जो आपकी हुई थी वो 1930 के अंदर आपकी आयोजित हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद दूसरी कब? इसी के अगले ही साल 1931 के अंदर दूसरी आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन दूसरा हुआ। अगले ही साल 1932 के अंदर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। टोटल 3 आपके गोलमेज सम्मेलन हुए। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के टाइम इंग्लैंड का जो आपका प्रधानमंत्री कौन था? तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के टाइम पे इंग्लैंड जो उसका प्रधानमंत्री था जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड, बर्गर वाला मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो ये आपका जो पीएम था उस समय ब्रिटेन का। तो ये तीनों आपके गोलमेज सम्मेलन हुए। सबसे पहला 1930 के अंदर, और दूसरा देखो पहला एक क्वेश्चन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था, तीनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो थे तीनों के अंदर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले। लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन था उसके अंदर भाग लिया था किसने? महात्मा गांधी ने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप सभी को पता है, जो कि दांडी मार्च के बाद जो 6 अप्रैल 1930 की शुरुआत की थी, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको यहाँ पर स्थगित कर दिया था। लेकिन जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इससे वापिस आने के बाद गांधी ने दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसको शुरू किया था। इसके अलावा देखिए 1927 में इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1927 एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कई बार, काकोरी रेल घटना जो हुई थी, ये वाली घटना। तो काकोरी रेल घटना के अंदर क्या थी? ये घटना थी 9 अगस्त 1925 को। इसके अंदर कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, तो महान क्रांतिकारी जो थे उन्होंने क्या किया था? जो एक ट्रेन जा रही थी और उस ट्रेन को लूटा था और उसमें सरकारी खजाने को लूटा था, तो वो थी काकोरी रेल घटना जो हुई थी। और इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, इनको क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनको फांसी दी गई। कब? दिसंबर 1927 के अंदर फांसी दी गई। क्वेश्चन पूछेगा काकोरी घटना कब हुई? 9 अगस्त 1925, और इनको फांसी कब दी गई? दिसंबर 1927 के अंदर फांसी दी गई थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किसके अंतर्गत आता है? तो गायत्री मंत्र जो है सबसे पहली बात, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हो गया। और गायत्री मंत्र का वर्णन किसमें है? इसी ऋग्वेद के अंदर है। ऋचाओं से बद्ध आपका कौन सा ग्रंथ है? ऋचाओं से बद्ध, तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद हो गया, ठीक है। इसके कौन से में? ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर किसका वर्णन है? गायत्री मंत्र का। ध्यान रखना है, गायत्री मंत्र किसमें है? ऋग्वेद के अंदर। किस मंडल में? तो गायत्री ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र का वर्णन है। और वहीं पे ऋग्वेद के 9वें मंडल के अंदर किसका वर्णन है? सोम देवता का वर्णन है, सोम देवता का, ठीक है। तो ये ऋग्वेद की बात हुई। इसके अलावा देखो सामवेद, साम का मतलब होता है संगीत, जिसके अंदर एक तरह से गायन की बात की जाए, मंत्रों के उच्चारण की बात की जाए, तो वो आपका हो गया सामवेद, संगीत से संबंधित। यजुर्वेद, जो यज्ञ होते हैं, जो बलि दी जाती है उस समय क्या है? जो यज्ञ और बलि दी जाती है उस समय जो नियम अनुशासन का पालन किया जाता है, यानी मंत्रों और बलि से संबंधित यजुर्वेद के अंदर प्रावधान जो है दिया गया। प्रावधान मतलब बताया गया। अथर्ववेद, ऋषि अथर्वा के द्वारा संकलन किया गया, ऋषि अथर्वा, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया अथर्ववेद। और ये कौन सा? सबसे बाद का जो वेद था वो अथर्ववेद था। सबसे प्राचीन था ऋग्वेद। और वेद का मतलब आपका क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। राइट आंसर जो बनेगा गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर इसका वर्णन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, यानी ग्लोबली आपका हाथ धोने का दिन कौन सा है? वैसे तो हर दिन हाथ धोने का दिन ही होता है, लेकिन ग्लोबली आपका बताया गया 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी। 15 अक्टूबर अभी अगर देखें तो लास्ट 2021 में गया था, 2022 का तो आया नहीं। तो 2021 के अंदर जो इसकी थीम थी ना, वो क्या थी? वो थी लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर,
कोई जरूरी नहीं है इसको याद करना, बस एक बात ध्यान रख लेना, हो सकता है क्या पता आज। तो और 5 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाते हैं? इंटरनेशनली टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, सितंबर को भारत के अंदर, 5 सितंबर भारत के अंदर। इसके बाद कौन सा अनुच्छेद कानून के सामने समानता से संबंधित है? समानता से संबंधित है तो भारत के अंदर मौलिक अधिकार के बारे में आप सभी को पता है, मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के अंदर सबसे पहले बात आती है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? मौलिक अधिकार आप सभी को पता है 12 से 35 तक है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आते हैं समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया। 14 से 18 सारे के सारे पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो 14 की बात की गई, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के अंदर क्या दिया गया? विधि के समक्ष समान, विधि के समक्ष समान, यानी कि विधि का मतलब आपका हो गया कानून, यानी कि भारत के सभी नागरिकों के लिए आपका एक सा कानून बनाया जाएगा। विधि यानी कि कानून के लिए सारे के सारे आपके समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये तो हो गया विधि के समक्ष समान, और यही इसका राइट आंसर है। कानून के सामने समानता से संबंधित आपका है जो है वो है आर्टिकल 14, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसके बाद कौन सा आता है? 15वां। आर्टिकल 15 के अंदर क्या दिया गया कि जितने भी आपके लोग हैं भारत के अंदर, उनके साथ किसी भी पर्सन के साथ धर्म के तौर पर, नस्ल के तौर पर, जाति के तौर पर, जन्म स्थान के तौर पर किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 15 के तहत है। इसके बाद 16, जो भी अवसर दिए जाते हैं, जो भी नौकरियां निकाली जाती है, उसके अंदर सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, ये दिया गया है आर्टिकल 16 के अंदर, समान अवसर। और इसके अंदर एक्सेप्शन कौन सा है? आरक्षण जो दिया जाता है। आरक्षण हालांकि संविधान के अंदर परमानेंट नहीं है, ये आपका हर 10 साल के बाद आपका संशोधन करके आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। शुरू में इस आरक्षण को सिर्फ 10 साल के लिए लागू किया गया था, लेकिन उसके बाद हर साल जो भी सरकार आती है वो इसको हर बार संशोधन करके हर 10 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर देती है। वैसे संविधान के अंदर सभी को समान अधिकार दिए गए, किसी भी नौकरी के लिए किसी भी अपॉर्चुनिटी जो भी निकलती है। ये हो गया 16। इसके बाद 17वां आप सभी को पता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी से जुड़ा हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अस्पृश्यता से जुड़ा हुआ कौन सा है? आर्टिकल 17। इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट एक और आर्टिकल 18 जो कि समानता से जुड़ा हुआ है। आपसे ये पूछेगा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब क्या है? उपाधि का मतलब क्या बनेगा? जैसे हम पढ़ते हैं कई बार, सर छोटू राम को अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई, सर छोटू राम को सर की उपाधि दी गई। तो इस तरह से जो नाइटहुड की उपाधि जो उपाधियां जो दी जाती थी उस समय पे, उनका अंत कर दिया गया। तो ये संविधान के अंदर दिया गया कि अब से किसी तरह की कोई उपाधि नहीं मानी जाएगी, कोई राय बहादुर नहीं है, कोई सर नहीं है, कोई नाइटहुड नहीं है। तो ये उपाधियों का अंत किया गया था आर्टिकल 18 के अंदर। लेकिन एक चीज और है, आपसे ये पूछेगा कि जैसे भारत रत्न है, भारत रत्न, इसके अलावा आपका कौन सा? पद्मश्री, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और इसके अलावा जो सेना के वीर जो आपके जवान जो थे उनको दिए जाते हैं महावीर चक्र, परमवीर चक्र, ये किस में आते हैं? फिर ये कैसे दिए जाते हैं? तो ये आपके दिए जाते हैं इसी आर्टिकल 18 में। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ये कोई किसी तरह की कोई उपाधि नहीं है, ये सिर्फ सम्मान है, ये सम्मान दिए जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना है, उपाधियों का अंत भी आर्टिकल 18 के अंदर है, लेकिन भारत रत्न जो भी सम्मान दिए जाते हैं, जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं, ये आपके आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। तो ये आपके आर्टिकल थे जो कि मौलिक अधिकार के अंदर समानता के अधिकार में, आर्टिकल 14 से 18। एक बार दोबारा से याद करो कौन कौन से? 14 के अंदर दिया गया कानून के सामने समानता का अधिकार। उसके बाद 15 धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद 14 हो गया, 15 हो गया। इसके बाद 16 में हमने अभी बात किया जो नौकरियां जो निकलेगी उसके अंदर सभी को समान अधिकार। 17 के अंदर अनटचेबिलिटी, 18 के अंदर उपाधियों का अंत। तो ये टोटल आपके 5 आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया? ये पांड्य वंश के द्वारा बनाया गया। पांड्य वंश जो आपका आया था उसके द्वारा इसको बनाया गया। किस शैली में बनाया गया इसको? द्रविड़ शैली के अंदर, द्रविड़ शैली। और है कहां पर ये? तो ये आपका तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु का मतलब ये मदुरई के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। कहां पे? तमिलनाडु में। और द्रविड़ शैली, देखो अगर आपसे साउथ का कोई भी मंदिर आपसे पूछ ले किस शैली के अंदर बना हुआ है, तो दक्षिण भारत के अंदर लगभग जितने भी मंदिर है ना वो सारे के सारे आपके द्रविड़ शैली के अंदर बनाए गए हैं। तो द्रविड़ शैली हो गया इसका। किस नदी के किनारे मीनाक्षी मंदिर? तो ये वैगई नदी के किनारे मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा। किस नदी के? वैगई नदी के किनारे। नेक्स्ट, निकोलस कोपरनिक्स कौन था? तो ये कौन था? ये खगोल शास्त्री था, अर्थशास्त्री था, समाजशास्त्री या दार्शनिक? तो पहले क्या थे, काफी सारी अवधारणाएं दी गई थी जिसके अकॉर्डिंग ये माना गया था कि पूरे ब्रह्मांड जो है इसके अंदर, अंतरिक्ष जो है इसके अंदर सबसे सेंटर में कौन है? सेंटर के अंदर अपनी पृथ्वी है, ये अवधारणा दी गई थी। लेकिन कोपरनिक्स जो आया था ना, इसने ये बताया था कि सेंटर के अंदर कौन है? सूर्य है।
सेंटर के अंदर कौन है? सूर्य है। पहले क्या था कि अलग अलग जो आपके खगोल शास्त्री थे उन्होंने बताया था कि पृथ्वी आपकी फिक्स है, जो चांद तारे सूर्य जो है ना वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। लेकिन निकोलस कोपरनिकस ने आकर बताया था कि सूर्य सेंटर है और सारे के सारे ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए जो खगोल शास्त्री, इसका जो है वो राइट आंसर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपकी किसकी? तो एक तरह की दूरी मापने की इकाई है आपकी प्रकाश वर्ष। वो दूरी जिसको माप नहीं सकते, मतलब जो किलोमीटर के अकॉर्डिंग हम जिसको माप नहीं सकते, काफी दूर दूर की जो आपकी यूनिट होती है, तारों से तारों की दूरी, सूर्य से हमारी दूरी, तो वो दूरियां जिनको किलोमीटर में ऐसे नहीं माप सकते तो उनको मापते हैं प्रकाश वर्ष से। तो प्रकाश वर्ष एक तरह की किसकी दूरी की यूनिट है? ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश वर्ष का मतलब लाइट ईयर। लाइट ईयर आपका जो अगर आपसे पूछे कि एक लाइट ईयर कितने के बराबर होता है, तो लगभग 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर के आपके बराबर होता है एक लाइट ईयर। तो इस अकॉर्डिंग देख सकते हो लाइट ईयर हमारी काम आती है किसके लिए? बहुत ज्यादा जो लंबी दूरियां जो होती है उसको मापने के लिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो किसके अंदर राज्य लोक सेवा? राज्य लोक सेवा की बात करें या आपकी संघ लोक सेवा की? तो जैसे संघ लोक सेवा का मतलब आपका क्या हो गया? संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका मतलब आपका हो गया यूपीएससी। तो यूपीएससी हो गया। राज्य लोक सेवा का मतलब जैसे अपने हरियाणा में अगर हम देखें तो आपका जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी जो है, एचसीएस जो है वो आपका राज्य लोक सेवा आयोग। तो इनका वर्णन किसके अंदर है? तो इनका वर्णन भारत के संविधान के भाग कौन सा? भाग 14 और भाग 14 के आर्टिकल के अंदर दिया गया 315 के अंदर ये प्रावधान दिया गया किसका? राज्य लोक सेवा का और संघ लोक सेवा के बारे में दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 315। इसके बाद अब देखो इसके अकॉर्डिंग आपका हो गया 315 के अकॉर्डिंग कि राज्य लोक सेवा का गठन कर दिया गया। अब जब गठन कर दिया तो उसके बाद हमें इसके अंदर बंदे चाहिए, हमें इसके अंदर पर्सन चाहिए, इसके अंदर हमें काम करने वाले पर्सन चाहिए। तो वो कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले देखो हमने इसको बना दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या काम आता है? इसके अंदर पर्सन जो उनकी नियुक्ति करनी। इसका मतलब कि 316 के अंदर क्या है? सदस्यों की नियुक्ति करनी। उनको कितने साल के लिए रखना है? पदावधि। उनकी पदावधि हो गया, उनकी नियुक्ति होगी। तो ये होता है आर्टिकल 16 के अंदर। ठीक है, अब उनकी नियुक्ति कर दी। अब बात करते हैं उनको हटाने की। उनको हटाया कैसे जाएगा? तो वो बात की गई है अनुच्छेद 317 के अंदर। उनको हटाने का, उनको निलंबित करने का ये जो प्रावधान किसके अंदर दिए गए हैं? अनुच्छेद 317 के अंतर्गत इनके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ एक आर्टिकल इनको आप ध्यान रख सकते हैं। यूपीएससी की बात की जाए तो यूपीएससी अभी वर्तमान के अंदर इसके अध्यक्ष, इसके चेयरमैन अभी कौन है वर्तमान में? तो वो है मनोज सोनी। मनोज सोनी जो अभी वर्तमान के अंदर यूपीएससी के अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे। यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहां पर है? बता देना, चलो शायद दिल्ली में होना चाहिए इसका। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई? औद्योगिक क्रांति मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई इंग्लैंड के अंदर? तो ये लगभग आपकी 1760 के आसपास हुई और 1840 तक ये चली थी। तो इसका मतलब 1760 में शुरू हुई, 18वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बोंडला वन्यजीव अभयारण्य कहां पर रहेगा? तो ये गोवा में रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य गोवा, जिसकी राजधानी कौन सी है? पणजी, जो इसकी आपकी कैपिटल हो जाएगी। और यहां पर स्थित है बोंडला वन्यजीव अभयारण्य। और इसके साथ ही गोवा जो है इसके अंदर आपका सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी आपका गोवा के अंदर है। गोवा को किससे आजाद करवाया था? तो गोवा जो है पहले किसके? पुर्तगालियों के अधीन था। किसके अंडर था? पुर्तगालियों के। बाद में इसको अलग किया गया, पुर्तगालियों से छुड़ाया गया और इसको एक क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया गोवा को। और उसके बाद इसको कब? तो 30 मई 1987 को इसको एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा जो है वो दे दिया गया। किसको? गोवा को स्वतंत्र राज्य बना दिया। पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा यहां पर। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को तिब्बत में टी त्या सांगपो कहा जाता है? टी सांगपो। देखो यहां से आपके काफी सारे क्वेश्चन कवर होंगे। तिब्बत के अंदर एक नदी निकलती है और वो नदी कौन सी है? उस नदी आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे? देखो कैलाश पर्वत है तिब्बत के अंदर, कैलाश पर्वत। ठीक है, तो वो कैलाश पर्वत है, वहां से तिब्बत के अंदर है। वो तिब्बत कहां पर है? चीन में। तो कैलाश पर्वत तिब्बत चीन से निकलती है आपकी नदी, जिसको निकलती उसको बोला जाता है टी सांगपो। टी सांगपो के नाम से जिसको जाना जाता है, सांगपो। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है जब ये कैलाश पर्वत से निकलती है। उसके बाद ये बाउंड्री के साथ साथ होती हुई सबसे पहले भारत का जो आपका मैप अगर हम देखें इस तरह से, तो जो अरुणाचल प्रदेश है इस साइड, पूर्व साइड, तो सबसे पहले यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करेगी, इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका नाम था क्या था? टी सांगपो। ठीक है, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी इसका नाम हो जाएगा दिहांग।
यानी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद इसका नाम हो जाता है दिहांग। और उसके बाद ये कहां पर, उसके बाद ये असम में जाती है और असम में जाने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इसका नाम हो जाता है असम में जाने के बाद। 3 नाम हो गए इसके। अब उसके बाद ये कहां पर जाएगी, आगे जाकर ये बांग्लादेश में एंटर करेगी, बांग्लादेश में, ठीक है। तो बांग्लादेश में इधर से अपनी नदी आती है, कौन सी, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। जब गंगा नदी यहां पर है तो इसका नाम गंगा है। जैसे गंगा नदी बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर जाएगी तो बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करने के बाद गंगा नदी का नाम हो जाएगा पद्मा। यहां पर क्या नाम हो जाएगा इसका, पद्मा, ठीक है। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाएगी तो इसका एंटर करने के बाद इसका नाम हो जाएगा जमुना, ठीक है। ध्यान रखना, यमुना नहीं, यमुना तो आपकी सहायक नदी है, किसकी, गंगा की सहायक नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी कौन सी, यमुना है। और ये तो अपने हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसका नाम हो जाता है जमुना। और उसके बाद देखो, इधर से गंगा एंट्री करने के बाद बनी पद्मा, इधर से ब्रह्मपुत्र एंट्री करने के बाद बनी जमुना। और जैसे ये आगे जाकर एक मिलकर एक हो जाती है तब इसका नाम क्या बन जाता है, तब इसका नाम हो जाता है मेघना। कितने सारे नाम हमने पढ़े, कौन कौन से। सबसे पहले टी सांगपो निकलती है तिब्बत कैलाश पर्वत से। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद दिहांग इसका नाम होता है। असम में आने के बाद ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अब उसके बाद ये एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में एंटर करते हैं, इसको बोलते हैं जमुना। इधर से गंगा आती है, गंगा एंट्री करती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के अंदर एंट्री करते इसका नाम गंगा का हो जाता है पद्मा। और जैसे ही गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है इनका नाम हो जाता है मेघना। तो इस तरह से ये सारे इंपोर्टेंट होंगे, इनके नाम ध्यान रखना। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र, इसका जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले, भारत जब आजाद हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन था, माउंटबेटन था, ऑप्शन नंबर ए। माउंटबेटन कब बना था, तो इसको बनाया गया था मार्च 1947। ये आपसे पूछेगा, ये आपसे पूछेगा सीधा ही कि जो ब्रिटिश भारत जो था उसका अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो ब्रिटिश भारत का भी अंतिम यही था ना, माउंटबेटन, क्योंकि ये मार्च 1947 में बना था। भारत तो अगस्त 1947 में आजाद हुआ था। इसके बाद ये कब तक रहा था, तो जून 1948 तक रहा था। अब ये क्यों इतने टाइम तक रहा, जैसे आप सभी को पता है ये किस लिए आया था, इसने हैंडओवर किया था। आने के बाद एक रिपोर्ट पेश की थी माउंटबेटन ने, जो कि कब आई थी, 3 जून 1947 को। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है माउंटबेटन योजना कब लागू किया गया, कब आई, तो 3 जून 1947 को। इसके तहत इसके अंदर पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी कि भारत को आजाद करना है, कब करना है, किस तरह से, क्या हमें एरिया इनको देना, मतलब वो सारी चीजें एक रूपरेखा तैयार की गई थी आजाद करने के बारे में। तो इसने आजाद किया। उसके बाद एकदम से तो सारी चीजें भारत वाले संभाल नहीं सकते थे, इसलिए याद करने के तौर पर याद रखोगे कि कुछ समय तक माउंटबेटन यहां पर रहा था, उसने सारी चीजें समझाई थी, मतलब ये कुछ टाइम तक यहां पे रहा था, जून 1948 तक माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना माउंटबेटन। लेकिन आपसे ये पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कौन बना, प्रथम भारतीय व्यक्ति वो बना सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी के नाम से जाना जाता है, प्रथम भारतीय व्यक्ति, ठीक है। और अगर आपसे पूछे लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी, ये प्रथम भी बने थे और इनके बाद ये आपका जो पद जो था ये खत्म भी कर दिया गया था, तो लास्ट भी बने थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो ये हो गया। इरविन की बात की जाए तो इरविन कब आया था, तो इरविन के टाइम पे कौन सी घटना घटी थी, साइमन कमीशन वाली। साइमन कमीशन वाली घटना कब घटी थी, इरविन के टाइम पे, क्योंकि इरविन कब 1926 से 1931 तक रहा था। वहीं पे विलियम बेंटिक की बात करें, सती प्रथा को खत्म करने में राजा राम मोहन राय के साथ, तो राजा राम मोहन राय के साथ किसने प्रयास किए थे, तो विलियम बेंटिक ने किए थे। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है और जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो भी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन करेंगे। किसी तरह का कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, पीछे की क्लास आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। और मॉक टेस्ट जरूर आप लगाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर ले उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो आपकी मॉक टेस्ट होती है। उससे आप सारे सब्जेक्ट एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जाकर एक बार जरूर विजिट करें, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाकर प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।